हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच जीके के एक महत्वपूर्ण का सीरीज लेके आया हूं। दोस्तों, इससे पहले हम जो है इतिहास के प्रश्न 200, भारतीय संविधान के 200 प्रश्न और 200 भूगोल के प्रश्न ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ। दोस्तों, ये मेरा जो है अर्थव्यवस्था का ये टॉपिक चल रहा है और अर्थव्यवस्था के भी दो पार्ट मतलब 601 से लेकर 625 और 626 से लेकर 650 तक मैं दो पार्ट ऑलरेडी मतलब वीडियो बना दिया हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियोस अगर आप नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, तो आज मेरा जो है 651 से ही प्रश्न है ये। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के जो मेरा पहला प्रश्न है, कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का रिकवरी शेप रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका उत्तर भी आपको सामने में ही मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये भी शेप मिला है। देखिए यहाँ से देखिए इसकी व्याख्या। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद भारत ने जीवन और जीविका की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। पहली तिमाही में जीडीपी पर जो है 23.9% की कमी, जबकि दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की कमी, यह भी शेप रिकवरी को दर्शाती है। भी आकार में सुधार जारी हैं, जैसे कि बिजली की मांग, इस्पात की खपत, ई-वे बिल, जीएसटी संग्रह आदि तेज उतार चढ़ाव वाले संकेतों में निरंतर बढ़ोतरी के रूप में प्रदर्शित हुआ है। दोस्तों, इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को मंदी से उभारने के लिए जब सरकार अपनी प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति में प्रस्तुत बजट कहलाता है। तो इस प्रश्न का हो जाएगा घाटे का बजट। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है ये ए, बी, सी और डी आगे हम जो शामिल है। दोस्तों, ये प्रश्न जो है उत्कर्ष जो क्लासेस के द्वारा तैयार किया गया है, हम बस आपको रिवीजन के तौर पे उसको पढ़ा रहे हैं। तो इसका उत्तर बताएं आपको घाटे की बजट हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या यहाँ सब समझिए। अर्थव्यवस्था को मंदी से उभारने के लिए जब सरकार अपनी प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है तो उस स्थिति में प्रस्तुत बजट घाटे का बजट कहलाता है। अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान सरकार निवेश में वृद्धि करती है, जिसके फलस्वरूप समग्र मांग में वृद्धि हो जाती है। सरकार आय, उत्पादन एवं रोजगार को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती है, जिससे सरकार पर सार्वजनिक व्यय का अधिक भार बढ़ जाता है व घाटे के बजट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से आप समझिए। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया। आरोग्य धारा 2.0 का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकार पत्र, आयुष्मान मित्र और अभिनंदन पत्र नामक 3 पहलों को लॉन्च किया है। इसी में देखिए आगे, आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजय है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई। इस योजना से भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया कराई जाएगी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है,
पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये देखिए 10,000 रुपया। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में की गई है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदार को जो है 10,000 रुपया तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन मतलब अमृत 2.0 योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय महुआ। इसको याद रखिए। इस प्रश्न की व्याख्या आप यहाँ समझिए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। आवास और शहरी मामले का मंत्रालय महुआ योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक प्रबंधन में सुधार, हमारे शहरों को जल सुरक्षित शहर बनाना और यह सुनिश्चित करना कि कहीं भी कोई सीवेज का गंदा नाला हमारी नदियों में आकर ना गिरे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उर्जित पटेल समिति के सिफारिश पर। देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। एक निश्चित समय सीमा में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी मुद्रास्फीति कहलाती हैं। यह थोक बाजार की कीमत सूचनाओं पर आधारित है। इसका उपयोग भंडारणकर्ता, थोक व्यापारी व संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसी में देखिए इसकी व्याख्या। पूर्व में मुद्रास्फीति की आधिकारिक माप के लिए WPI का ही प्रयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान में नहीं। उर्जित पटेल समिति ने WPI के स्थान पर CPI को मुद्रास्फीति की आधिकारिक माप बनाने की मांग की थी। इसी कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर WPI के स्थान पर CPI को आधिकारिक माप का आधार मान लिया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना साप्ताहिक आधार पर की जाती है। इसका उत्तर यही हो जाएगा। इसमें देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह सूचकांक फुटकर बाजार में संबंधित कीमत सूचनाओं पर आधारित होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना मासिक आधार पर की जाती है। इसी में देखिए हमारी जो व्याख्या है आगे। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को उपभोक्ताओं को जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर CPI को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप बनाया गया था। वर्तमान में CPI का आधार वर्ष 2012 से है, जिसे वर्ष 2015 में अपनाया गया था। CPI की माप पूर्व में CSO जो कि वर्तमान में NSO के नाम से जाना जाता है के द्वारा की जाती है। फुटकर बाजारों और उपभोक्ताओं के अलग अलग समूह के आधार पर अलग अलग उपभोक्ता सूचकांक विकसित किए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन का स्थिर आय वाले वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी व्याख्या यहाँ से आप समझिए। मुद्रास्फीति अर्थात मुद्रा के मूल्य में कमी आने से स्थिर आय वर्ग वाले लोग पहले ही अपेक्षा जो कम मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं खरीद पाते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर निम्न हो जाता है। स्थिर आय वर्ग के
अंतर्गत वेतन भोगी कर्मचारी मजदूर इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय थे। देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस संघ की स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। यह राजनीतिक पार्टी CPI 1920 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 मई को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है। पहले मजदूरों को चोट लगना, कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाना, कार्य के घंटे अधिक या निश्चित नहीं होने क्या मजदूरों के एक अमेरिकन संघ द्वारा 1884 में शिकागो के राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूरों के लिए वैधानिक समय 8 घंटे निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक साल जो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस मनाए जाते हैं, इस तरह से आप याद रखें। समृद्धि और रोजगार स्तर में कमी किए बिना मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुद्रास्फीति। देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। आप मुद्रास्फीति आर्थिक समृद्धि और रोजगार स्तर में कमी किए बिना मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करना मुद्रास्फीति कहलाती हैं। इसके तहत कीमतों को धीरे धीरे घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बजट पारित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत किस चरण के साथ लेखानुदान लाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुदान मांग के समय। इसकी व्याख्या देखिए आप यहाँ से, बजट पारित करने की प्रक्रिया के तीसरे चरण जो अनुदान मांग पर चर्चा के साथ लेखानुदान मतलब वोट ऑन अकाउंट लाया जाता है। इसी में देखिए आगे, लेखानुदान वित्त वर्ष के उस समय अवधि के आवश्यक व्यय के दायित्वों को पूरा करने के लिए जिसके लिए अभी संसद की अनुमति प्राप्त नहीं हो पाई, इसके लिए लाया जाता है। इसकी वैधता अधिकतम 6 माह की होती है और इसका संबंध बजट के व्यय पर पक्ष से होता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में जो है, जो संविधान के बजट को जो एक वार्षिक विवरण कहा गया है, इसका वर्णन 112 में है। जो देखिए इसकी व्याख्या से आप समझिए। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। दूसरे शब्दों में बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, यह उल्लेख वार्षिक विवरण का है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से प्रचलित है तथा इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद जो है 112 में वर्णन है। तो उसको आप याद रखें। बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी मद पर गत वर्ष खर्च किए गए खर्च को शून्य मानकर नए सिरे से बजट आवंटन किया जाता है कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शून्य आधारित बजट। देखिए इसकी व्याख्या आगे, शून्य आधारित बजट जो जीरो बेस्ड बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी मद पर गत वर्ष खर्च किए गए खर्च को शून्य मानकर नए सिरे से बजट आवंटन किया जाता है, उसे शून्य आधारित बजट मतलब जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। इस प्रणाली को सूर्यास्त बजट प्रणाली या सनसेट बजट जो है सिस्टम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वित्तीय वर्ष को सूर्यास्त पर प्रत्येक विभाग को एक शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करना होता है, जिसमें उसके प्रत्येक क्रियाकलाप व उपलब्धियों को लेखा जोखा करता रहता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी और ग्रामीण अल्प रोजगार, सक्रिय बेरोजगारी मतलब सभी कहा जाता है। देखिए फिर से आपको बताते हैं, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी उपयुक्त सभी कहा जाता है। देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारत में हर तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या इसी में देखिए
हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को क्या कहा जाता है? तो जनगणना तिथि और जन्म तिथि के अंतराल को आयु संरचना जो कहा जाता है। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। जनगणना तिथि और जन्म तिथि के बीच अंतराल को आयु संरचना कहा जाता है। आयु संरचना शारीरिक व जैविक विशेषताओं से संबंधित है। मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास, युद्ध, दुर्भिक्ष आदि आयु संरचना को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न जो है, वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों में उससे अनुपात में वृद्धि नहीं होती कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाए रोजगार विहीन समृद्धि। देखिए इसकी व्याख्या आप यहाँ समझ लीजिए। वह स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों में उसे अनुपात में वृद्धि नहीं होती, उसे रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। इस तरह की समृद्धि केवल बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से होती है तथा इसमें रोजगार की अधिक अवसर उत्पन्न नहीं होती। इसी में देखिए UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 5 प्रकार की समृद्धि को अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक माना गया है। जो कौन कौन ये 5 नकारात्मक प्रभाव देखिए यहाँ से, रोजगार विहीन समृद्धि मतलब जॉबलेस, भविष्य विहीन समृद्धि मतलब फ्यूचरलेस, जड़ विहीन समृद्धि मतलब रूटलेस, स्वर विहीन समृद्धि मतलब वॉइसलेस, निष्ठुर विहीन समृद्धि मतलब रथलेस। ये 5 प्रकार की बताया गया है। देखिए इसी में जो हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में असत्य हैं? इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन और महिला सशक्तिकरण है। इस योजना को वर्ष जो है 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसमें देखिए इस योजना के लाभार्थी BPL परिवारों को महिलाएं हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों, हमको असत्य पूछ रहा है तो असत्य तो हो जाएगा। देखिए इस योजना को वर्ष 2014 में नहीं बल्कि उज्ज्वला योजना को 2016 में ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से ये शुरू किया गया था। तो इसकी देखिए इसकी व्याख्या तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2000 ईस्वी को नहीं बल्कि 2016 ईस्वी को शुरू की गई थी। उद्देश्य हैं स्वच्छ ईंधन और महिला सशक्तिकरण। लाभार्थी आवेदन केवल महिलाओं की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। एक ही घर में किसी भी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में से सम्मिलित वयस्क महिला SC/ST प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण अति पिछड़ा वर्ग MBC और अंत्योदय अन्य योजना AAY, चाय और पूर्व चाय बागान, जनजाति वन के निवासी लोग ESC परिवारों जो ALLTIN के तहत वन द्वीप हैं। नदी द्वीप या 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार कोई भी गरीब परिवार न हो। देखिए यहाँ पे लाभ जो निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन, प्रति कनेक्शन सब्सिडी 1600 रुपया, वर्तमान में 9 करोड़ से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? यह देखिए यहाँ पर इसका उत्तर तो हो जाएगा ये पहला ही। ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुई थी। चक्रीय निर्धन भी हैं। देखिए इसकी व्याख्या तो इसका उत्तर हो जाएगा जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते हैं उसे चक्रीय निर्धन भी कहते हैं। जिसकी व्याख्या यहाँ से आप समझिए। चक्रीय निर्बंधन वे निर्बंधन होते हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। चक्रीय निर्धन उस स्थिति को कहते हैं जिसमें एक बार गरीबी की स्थिति आने के बाद वह सदा के लिए बनी रहे। यदि कोई बाहरी आक्षेप
न किया जाए तो। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर पर आंकलन किया जाता है, तो उसका तो उत्तर हो जाएगा परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर होता है। जो इसकी देखिए यहाँ से इसकी व्याख्या, भारत में निर्धनता के स्तर के आकलन के लिए NSSO राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण ये कार्यालय द्वारा आंकड़ों द्वारा जुटाए जाते हैं। उपभोग के मापन हेतु संस्कृति के आधार पर पिछले 7 दिनों का व्यय देखा जाता है। जिन वस्तुओं का उपभोग देखा जाता है उनमें खाद्य तेल, अंडे, मांस, मछली, सब्जी, फल, मसाले, पेय पदार्थ, नाश्ते का सामान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पान, तंबाकू, मादक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इसमें देखिए वर्षों के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या यहाँ समझिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। भगवती समिति ने 1973 ने बेरोजगारों के माप की 3 अवधारणाएँ ये प्रस्तुत की थी। जो पहला सामान्य स्थिति, चालू साप्ताहिक और स्थिति चालू दैनिक स्थिति। दोस्तों इससे आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।